हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेगमेंट में बेटा हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हमने कल के सेगमेंट में पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर के आइडियल फीचर्स और कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, किनको हमने हाइब्रिड वेक्टर बोला, किनको हमने शटल वेक्टर कहा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के सेगमेंट में हमने एक आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर जो डेवलप किया था बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज ने, जिसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ली थी PBR 322 की। आज के सेगमेंट में हम पढ़ेंगे बेटा कि सिलेक्टेबल मार्कर जो हमने पढ़े थे AMPR एंड TETR, उनके थ्रू हम कैसे पता लगाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। तो एक तो ये कवर करेंगे बेटा, और सेकंड हम कवर करेंगे कि वाई एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस इज सेड टू बी नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। तो सबसे पहले फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि सिलेक्टेबल मार्कर वेक्टर में वो रीजन होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री हुई भी है या नहीं हुई है। मतलब हमारे वेक्टर के अंदर डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, उसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट प्रेजेंट है वेक्टर में, जिनको हमने नाम दिया था सिलेक्टेबल मार्कर। और कल के सेगमेंट में जो हमने PBR 322 पढ़ा था, वहाँ पे दो सिलेक्टेबल मार्कर पढ़े थे बेटा, AMPR एंड TETR। तो बिफोर गोइंग ओवर द फर्दर एक्सप्लेनेशन, फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। कल हमने इस डायग्राम को बड़ा अच्छे से समझा था और हमने पढ़ा था कि TETR, AMPR दीज आर सिलेक्टेबल मार्कर रीजन। इसको हमने क्या कहा था बेटा? सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं जिनके अंदर हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं क्लोनिंग साइट, जहां पे हम अपने डिजायरेबल DNA की क्या करते हैं बेटा? एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल BAM H1 ने TETR रीजन में कट लगाया, तो यहाँ पे हमारा डिजायरेबल DNA, हमारे डिजायरेबल DNA को हमने क्या कर दिया बेटा? इंट्रोड्यूस कर दिया। दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम कह सकते हैं डिजायरेबल जीन, एलियन जीन, फॉरेन जीन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट, DNA ऑफ इंटरेस्ट और जीन ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने इसके अंदर बेटा एक जीन की इंट्रोडक्शन की है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। तो एक्चुअल में इस RDNA की फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, उस प्रोसेस के बारे में हम आज पता लगाएंगे। तो क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है और हर साल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द फिनोमिना, या आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने RDNA को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है बेटा? होस्ट के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ होस्ट सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू, या टेंडेंसी की जगह पे प्रॉपर रहेगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस through which we introduce RDNA। RDNA क्या था बेटा? वेक्टर प्लस डिजायरेबल जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर प्लस डिजायरेबल जीन। तो प्रोसेस थ्रू विच वी इंट्रोड्यूस RDNA into host cell called ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल में RDNA की एंट्री कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं वाया DNA डिलीवरी सिस्टम, विच इज अनदर टूल जो हम कल के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। DNA डिलीवरी सिस्टम, बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे, जीन गन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, प्रोजेक्टाइल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो जहाँ पे हम अपने RDNA की एंट्री करा रहे हैं बेटा, कहाँ पे? होस्ट सेल में, called transformation via DNA delivery system to obtain recombinant host is said to be transformation। यदि ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में हो रही है तो हम उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा और बता दूं, यदि यही प्रोसेस हम यूकैरियोट में कराते हैं, यदि हम अपने डिजायरेबल RDNA की एंट्री यूकैरियोटिक सेल में कराते हैं, प्लांट सेल में कराते हैं, एनिमल सेल में कराते हैं, ह्यूमन सेल में कराते हैं, देन वी यूज टर्म ट्रांसफेक्शन। ट्रांसफेक्शन का मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ RDNA into an eukaryotic cell,
यूकैरियोटिक सेल में। जैसे आप कोई जीएम क्रॉप बना रहे हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ह्यूमन के अंदर एंट्री करा रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, देन वी यूज टर्म ट्रांसफेक्शन। अब हम पता लगाएंगे बेटा कि एक्चुअल में आरडीएनए की एंट्री हुई भी है या नहीं हुई है। जिनमें एंट्री हो गई उनको हम ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, जिनमें आरडीएनए की एंट्री नहीं हुई उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रही, तो हम कैसे पता लगाएं कि एक्चुअल में आरडीएनए की एंट्री हुई है या नहीं हुई? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चेकिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और यू कैन कॉल डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ जी बेटा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये हमारे पास एक वेक्टर है बेटा प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में हमने दो सिलेक्टेबल मार्कर रीजन समझे थे, TETR और AMPR। बहुत सारे हम प्लाज्मिड ले लेते हैं यहाँ पे। इस प्लाज्मिड को जब हमने इनक्यूबेट किया बेटा, जब हमने इस प्लाज्मिड को इनक्यूबेट किया बाम H1 से, किससे इनक्यूबेट कर दिया बेटा? बाम H1। आपको पता है बाम H1 वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसकी क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है TETR रीजन में। तो डेफिनेटली ये कहाँ कट लगाने वाला है बेटा? TETR रीजन में। अब आप कहेंगे क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सपोज हमने 1000 प्लाज्मिड लिए हैं तो क्या सभी पे कट लगाएगा? कुछ रह भी जाएंगे, कुछ प्लाज्मिड विदाउट क्लोनिंग साइट रह जाएंगे, कट नहीं लगा पाएगा, कुछ में कट लगा दिया। तो हमने एक बीकर लिया बेटा, बीकर में हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लाज्मिड ले लिए, क्लोनिंग वेक्टर ले लिए जो हमने कहाँ से निकाले हैं? इकोलाई से। उसको इंक्यूबेट कर दिया हमने बाम H1 से। आपको पता है बाम H1 का क्लोनिंग साइट कहाँ पे है? यू कैन राइट डाउन। बाम H1 इज द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैविंग क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट इन TETR रीजन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रीजन में है बेटा, तो वहाँ ये कट लगा देगा। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है डिजायरेबल जीन। हमने इसके अंदर क्या डाल दिया बेटा? डिजायरेबल जीन। डिजायरेबल जीन को यदि क्लोनिंग साइट मिलेगा तो वो उस एरिया में जाके क्या हो जाएगा? लाइगेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये डिजायरेबल जीन एंट्री कर चुका है यहाँ पे डिजायरेबल जीन। यहाँ कट नहीं है तो इसमें एंट्री नहीं करेगा। तो सबसे पहला हमने क्या डाला बेटा? हमने इसके अंदर डाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेकंड हमने इसके अंदर डाला डिजायरेबल जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट। और जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर डाला, उसके साथ ही हमने एक एंजाइम डाला, क्योंकि हमें लाइगेशन करानी है डीएनए लाइगेज। और हम जनरली लैम्डा 4 डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। लैम्डा डीएनए लाइगेज और T4 लैम्डा 4 डीएनए लाइगेज हम जनरली यूज करते हैं RDT प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम एक बीकर लेते हैं बेटा, उसमें क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं। क्लोनिंग वेक्टर को हम इंक्यूबेट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अपनी क्लोनिंग साइट होती है जहाँ पे जाके वो कट लगाता है, और उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारे क्या इंट्रोड्यूस हो जाते हैं? डिजायरेबल जीन, जिसको हमने लाइगेट कर दिया विद हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, और हमारे पास क्या आ चुके हैं? RDNA। अब इस RDNA की एंट्री हम कहाँ कराएंगे बेटा? होस्ट में। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ध्यान से समझे। Now this RDNA introduce into host cell, जिस प्रोसेस को हमने नाम दिया DNA डिलीवरी सिस्टम। हमने DNA डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हमने अपना RDNA होस्ट के अंदर क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप कंडीशन देखें, बीकर के अंदर बहुत सारे होस्ट बैक्टीरियम हैं, बहुत सारे इकोलाई हैं, और हमने यहाँ पे इस तरह के प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर दिए बेटा। तो प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कर दिए तो सबसे पहले हम इनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेट मोइटी, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप डीएनए कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, हैंस इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो सबसे पहले होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है ताकि वो उस आरडीएनए को क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, जो मैं कल के सेगमेंट में एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से समझें, इस आरडीएनए को हमें इंट्रोड्यूस कराना है होस्ट के अंदर, और हमें बनाना है रिकॉम्बिनेंट होस्ट।
लेकिन यदि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने ही नहीं तो रिकॉम्बिनेंट होस्ट भी नहीं बनेंगे। तो ध्यान से देखें, 3-4 इवेंट दिखाऊंगी मैं। इसके अंदर आप देखें बेटा, सिर्फ प्लाज्मिड की एंट्री हुई है, तो क्या आप इसको कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे। उसी तरह से बेटा इसके अंदर देखो प्लाज्मिड की एंट्री हो गई कंटेनिंग डिजायरेबल जीन और आरडीएनए, कंटेनिंग डिजायरेबल जीन, और कुछ बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। 3 कंडीशन आ सकती है बेटा, ध्यान से समझें। प्लाज्मिड विद नो डीएनए विद नो डिजायरेबल जीन, क्योंकि आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने कट नहीं लगाया होगा। प्लाज्मिड विद डिजायरेबल जीन, और कुछ बैक्टीरिया जिन्होंने जो कॉम्पिटेंट हो ही नहीं पाए, वो आरडीएनए को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो 3 कंडीशन अराइज हुई, ध्यान से समझे इसको क्या कहेंगे। ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन ये कैसे है बेटा, क्या इसमें आरडीएनए की एंट्री हुई है, नहीं हुई, तो आप इसको बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। इसको बोलेंगे हम बेटा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और इसको बोलेंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसके अंदर आरडीएनए क्या किसी भी तरह के डीएनए की एंट्री नहीं हुई। तो 3 केस आ सकते हैं, मतलब ये एक रैंडम प्रोसेस है जो बीकर के अंदर चल रही है, और आप देख रहे हैं कि बीकर के अंदर हमने आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जिस बैक्टीरिया ने सिंपल प्लाज्मिड को लिया है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है बेटा, मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें एंटर नहीं हुआ। लेकिन इस केस में देख रहे हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, एंटर कर गया। अब खुद ही बताएं कि हम किन बैक्टीरिया को क्लोनिंग के लिए भेजेंगे। हम डेफिनेटली इन बैक्टीरिया को जीन क्लोनिंग के लिए भेजेंगे जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री हुई है। तो हम पता कैसे लगाएं, यही हमारा आज का सेगमेंट है कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट आए हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट आए हैं, या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आए हैं, ये कैसे पता लगाएं। तो ये पता लगाने के लिए बहुत सारे सिलेक्टेबल मार्कर्स यूज होते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम पता लगाएंगे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इट मे बी नॉन रिकॉम्बिनेंट और इट मे बी रिकॉम्बिनेंट। तो ध्यान से समझें क्या करेंगे इसको पता लगाने के लिए। तो यदि हमने इस प्लाज्मिड में कोई कट नहीं लगा है बेटा, BAM-H1 ने किसी भी साइट को कट नहीं लगाया है, तो इसमें दोनों रेजिस्टेंट जीन क्या है, इंटैक्ट है। इसके अंदर BAM-H1 ने किस रीजन में कट लगाया है, टेट्रासाइक्लिन में। इसका मतलब इस प्लाज्मिड की टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर क्या हो चुकी है, इस बैक्टीरिया की टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर क्या हो चुकी है, लॉस्ट। इसमें कोई प्लाज्मिड ही नहीं है तो डेफिनेटली इसमें कोई रेजिस्टेंट पावर नहीं होगी। तो सबसे पहला मेथड जो हम यूज करेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक। यस बेटा, तो हम आप देखेंगे हमारे पास 3 तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहला हो सकता है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जिसको नंबरिंग दे दी मैंने 1। दूसरी कंडीशन हो सकती है नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्या पता BAM-H1 ने कट नहीं लगाया तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं हुई, जिसको हमने नंबरिंग दे दी नंबर 2। और तीसरा हो सकता है ऐसा इकोलाई जिसके अंदर किसी भी तरह के डीएनए की, किसी भी तरह के वेक्टर की एंट्री ही नहीं हुई, तो डिजायरेबल डीएनए की एंट्री की तो बात ही नहीं आती, जिसको हमने क्या कह दिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमारा जो मतलब का बैक्टीरिया है जिसको हम जीन क्लोनिंग के लिए भेजने वाले हैं वो कौन से हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इनको भेजने वाले हैं। लेकिन क्या आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि कौन से रिकॉम्बिनेंट है और कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक हम यूज करेंगे, एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक। और यदि मैं थोड़ा सा रेप्लिका टेक्निक और प्लेटिंग टेक्निक की बात कर दूं तो आप 11th में पढ़ के आए हैं, दिस कंसेप्ट वाज लेड बाय लेडरबर्ग, जोशुआ लेडरबर्ग। उन्होंने सबसे पहले कॉलोनीज बनाई थी बैक्टीरिया की, बाय प्रोवाइडिंग ऑल ऑप्टिमम कंडीशन, बाय प्रोवाइडिंग एंटीबायोटिक कंडीशन। पता लगाया था कि कौन से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए उनको, किस तरह के स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर कल्चर कैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, एवरीथिंग। तो उन्होंने क्या किया था बेटा, ध्यान से समझना। उन्होंने लिया पेट्री डिश। कैसे हम पता लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट लेडरबर्ग ने दिया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सारे साइंटिस्ट यूज करते हैं माइक्रोबियल कॉलोनी को ग्रो कराने के लिए। तो इस पेट्री डिश में बेटा न्यूट्रिएंट मीडिया लिया गया,
न्यूट्रिएंट मीडिया लिया गया और इसमें से बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तीनों ही ग्रो कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी फेवरेबल कंडीशन है। ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इन फेवरेबल कंडीशन, बहुत ही फेवरेबल ऑप्टिमम कंडीशन दी गई है बैक्टीरिया को। तो तीनों कॉलोनी ऑप्टिमली ग्रोथ करेंगी, ऑप्टिमम कंडीशंस में है, तीनों बैक्टीरिया ऑप्टिमली ग्रोथ करेंगे बेटा। तीनों कॉलोनीज हैं यहाँ पे। सपोज ये है नंबर 1 कॉलोनी, नंबर 2 कॉलोनी एंड नंबर 3 कॉलोनी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। नंबर 1 कौन सी कॉलोनी है बेटा? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की। नंबर 2 कौन से हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और तीसरी क्या है, किसकी कॉलोनी है बेटा? कॉलोनी समझते हैं आप? ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज ग्रो कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में। ये कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं क्योंकि हमने फेवरेबल कंडीशन दे दी। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट वाला बैक्टीरिया ये है, तो इसको कैसे पता लगाएं कि किनके अंदर आरडीएनए की एंट्री है, किसके अंदर डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है, उसी का पता लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या किया उन्होंने, इस रेप्लिका को शिफ्ट किया बेटा एक पेट्री डिश में, जिसमें हमने दिया एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक। ध्यान से समझना आप इसको। कौन सा एंटीबायोटिक दिया है? एम्पीसिलिन। याद कर लें, हमने इसमें कट लगाया था बाम H1 से। यदि हम बाम H1 से कट लगाते हैं बेटा, तो कौन सी पावर लॉस्ट हो जाती है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर लॉस्ट हो जाती है। लेकिन यदि कट ही नहीं लगा तो उसके अंदर दोनों रेजिस्टेंट पावर है। तो ध्यान से देखें कि हमने न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ साथ अब इस न्यूट्रिएंट मीडिया में क्या डाल दिया बेटा? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक्स डाल दिए। कौन से एंटीबायोटिक डाल दिए? एम्पीसिलिन। तो ध्यान से देखें, जब हम इस कल्चर को इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे, रेप्लिका को क्या कर दिया हमने? शिफ्ट कर दिया इस न्यूट्रिएंट मीडिया पे। लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ कौन से एंटीबायोटिक दिए गए? एम्पीसिलिन। तो आप देखें, फर्स्ट कॉलोनी भी ग्रो कर जाएगी बेटा, फर्स्ट कॉलोनी भी ग्रो कर जाएगी क्योंकि बाम H1 ने कहाँ कट लगाया था? TETR में। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट पावर इसके पास है। सेकेंड कॉलोनी, यहाँ पे कोई कट ही नहीं लगा तो इसमें भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर है, ये भी ग्रो कर जाएगी। लेकिन थर्ड कॉलोनी फेल टू ग्रो, थर्ड कॉलोनी फेल टू ग्रो, ये फेल हो जाएगी क्योंकि इसके पास प्लाज्मिड ही नहीं है, तो ये फेल टू ग्रो। तो हमने सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेंट को किससे सेपरेट कर लिया बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा मतलब वाला बैक्टीरिया कौन सा है। तो नाउ इट इज शिफ्टेड टू अनदर प्लेट। अनदर प्लेट में हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे बेटा। देखें, अनदर प्लेट में शिफ्टिंग कर दी। अनदर प्लेट में शिफ्टिंग करेंगे तो याद करें कि हमने बाम H1 से इंक्यूबेट कराया था, तो कट कौन से रीजन में लगा था? TETR में। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थे, उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर क्या हो चुकी है? लॉस्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट कॉलोनी फेल टू ग्रो, पहली कॉलोनी के बैक्टीरिया ने ग्रो करने से मना कर दिया, बट द सेकेंड कॉलोनी एबल टू ग्रो। अब यदि फर्स्ट वाले ने ग्रो करना बंद कर दिया, इसका मतलब वो कौन से बैक्टीरिया है बेटा? कौन से बैक्टीरिया है? ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की कॉलोनी पेट्री डिश में प्रिपेयर की जाती है और पता लगाया जाता है कि कौन सी कॉलोनी फेल टू ग्रो कर रही है, नहीं ग्रो कर पा रही। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था बेटा? न्यूट्रिएंट लिया था प्लस टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लिया था। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं? क्या क्या ऑब्जर्वेशन बन रही है हमारी? यदि हम न्यूट्रिएंट मीडिया ले रहे हैं सिंपल, तो तीनों की तीनों कॉलोनीज ग्रो कर रही है। ऑल कॉलोनीज ईदर ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ईदर ट्रांसफॉर्मेंट, इट मे बी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? आर से मैंने रिकॉम्बिनेंट लिखा एंड दिस इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। बट इन द सेकेंड केस, जब हमने क्या अप्लाई कर दिया बेटा इस न्यूट्रिएंट मीडिया में? एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, तो कौन सी कॉलोनी ग्रो कर पा रही है? कॉलोनी फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट कौन सी थी बेटा? दीज आर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट
एंड सेकेंड कौन सी थी, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एबल टू ग्रो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसका मतलब प्लाज्मिड की एंट्री तो हुई है, वेक्टर की एंट्री तो हुई है। क्लियर, ये तो पता चल गया कि कॉलोनी 1 और 2 में वेक्टर की एंट्री तो हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि एक्चुअल में डिजायरेबल डीएनए की एंट्री हुई है या नहीं। बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फेल टू ग्रो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड और यू कैन कॉल वेक्टर। इसका मतलब वेक्टर की ही एंट्री नहीं हुई। जब वेक्टर की एंट्री नहीं हुई तो डिजायरेबल डीएनए की एंट्री का तो बात ही नहीं बनता। नाउ द थर्ड केस, यदि आप इसमें ऑब्जर्वेशन देखें, यहाँ पे हमने कौन सा एंटीबायोटिक लिया बेटा, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। तो आप क्या देख रहे हैं, कॉलोनी फर्स्ट fail to grow due to loss of tetracycline resistant gene. It mean desirable DNA or desirable gene or gene of interest may introduce into TETR region, but colony second able to grow means there is no cloning site in TETR region, or you can call TETR या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट टेंडेंसी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट पावर रिमेन है, यहाँ पे बचा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे आरडीएनए की एंट्री नहीं हुई। तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट हैं उन्होंने किस कंडीशन में ग्रो करना बंद कर दिया बेटा, टेट्रासाइक्लिन में। तो हमारा जो इम्पॉर्टेंट है किस कॉलोनी को हम भेजेंगे, ध्यान से सुने। तो इसका मतलब कॉलोनी फर्स्ट को हम कहाँ भेजेंगे बेटा, नाउ आफ्टर चेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन की, किसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कॉलोनी फर्स्ट की, कॉलोनी सेकंड की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो नाउ दिस कॉलोनी फर्स्ट, नाउ द बैक्टीरियम ऑफ कॉलोनी फर्स्ट शिफ्टेड टू बायोरिएक्टर फॉर जीन क्लोनिंग, क्लियर बेटा। और क्लोनिंग से जो कॉलोनी सेकेंड है इसको फिर से ये प्रोसेस रिपीट करा देंगे। कॉलोनी सेकेंड क्योंकि उसमें TETR रीजन इंटैक्ट है, इसका मतलब अगेन हम उसको किससे ट्रीट कर देंगे, BAM-H1, और फिर से हम उसमें अपने डिजायरेबल डीएनए की क्या कराएंगे, एंट्री कराएंगे। और कॉलोनी सेकेंड को कहाँ शिफ्ट करेंगे, अगेन शिफ्टेड फॉर प्रीवियस प्रोसेस to introduce desirable gene। तो होपफुली आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक से हम कैसे पता लगाते हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को पता लगाने के लिए हमें बार बार प्लेटिंग करानी पड़ रही है। तो इट इज़ अ वेरी टीडियस टास्क। और देख रहे हैं कि इस प्लेटिंग टेक्निक में जो हमारा इंटरेस्टेड बैक्टीरिया है जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट की एंट्री हुई है, ट्रांसफॉर्मेंट जो है उनकी क्या हो रही है, किलिंग हो रही है। तो सपोज हमारे पास 1 लाख ट्रांसफॉर्मेंट आए हैं, 1 लाख रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट आए, उनमें से कुछ फ्यू बैक्टीरियाज की क्या होती है बेटा, किलिंग होती है। तो इस मेथड के कुछ मेरिट हैं, कुछ डीमेरिट हैं, इसीलिए एक और बेटर टेक्निक ढूंढी गई। आप अपनी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करके बोर्ड में आता है कि वाई क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक इज बेटर ओवर एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक। तो हम इसके कुछ मेरिट लेंगे और कुछ डीमेरिट लेंगे। देख लेते हैं बेटा इसके क्या मेरिट नजर आ रहे हैं। फर्स्ट,
easy to carry out, easy to carry out, easy to carry out मतलब easy to नहीं कह सकते, वैसे तो प्रोफेशनल चाहिए इसको कैरी आउट करने के लिए, easy to carry out कह सकते हैं। अभी भी ट्रेडिशनली लार्ज स्केल पे कौन सी टेक्निक यूज की जा रही है बेटा? टू डिफ्रेंशिएट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट आर एंटीबायोटिक। तो मेरिट क्या कह सकते हैं? यूज्ड एट लार्ज स्केल टू डिफ्रेंशिएट recombinants from non-recombinants, from non-recombinants। अभी भी पता लगाने के लिए इसको लार्ज स्केल पे यूज किया जा रहा है, लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट है बेटा। डीमेरिट क्या नजर आ रहा है कि बार बार आपको प्लेटिंग लगानी पड़ती है, बार बार प्लेट्स लगाने पड़ते हैं, बार बार कॉलोनीज देखनी पड़ती हैं, तो एक आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा कॉस्टलियर मेथड है। तो फर्स्ट इज कॉस्टलियर मेथड, costlier method to check transformation because it require frequent plating, बार बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है, और वो भी किसकी? एंटीबायोटिक्स की। और एंटीबायोटिक्स इतने सस्ते तो नहीं होते, चीपर तो नहीं होते, कॉस्टलियर ही होते हैं। क्लियर? सेकेंड, it may be या it is invasive in nature, it is invasive in nature because it involve killing of few recombinant ट्रांसफॉर्मेंट, जो हमारे मतलब के बैक्टीरिया हैं उनकी किलिंग हो जा रही है, मतलब कुछ फ्यू बैक्टीरियाज की किलिंग हो रही है टेस्टिंग में, ये पता लगाने के लिए कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बने भी हैं या नहीं बने। और तीसरा, ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड, ट्रेन्ड प्रोफेशनल रिक्वायर्ड। तो क्यों ना हम ऐसा मेथड ढूंढें जो इजी हो बेटा। ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड, कुछ ट्रेन प्रोफेशनल चाहिए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए इस प्लेटिंग को कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आरडीटी के कॉस्ट को ये थोड़ा सा क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो रिसेंटली एक बहुत ही इनोवेटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं पता लगाने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक और क्रोमाजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक, जिसमें कलर के बेस पे पता लगाते हैं कि कौन सी कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सी कॉलोनी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। यस बेटा। तो नाउ अब आ जाते हैं हम इनोवेटिव मेथड। मैंने आपको बता दिया कि एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक के कुछ डीमेरिट थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए एक मेथड ढूंढा गया कि क्यों ना हम कलर के बेस पे पता लगा लें, और इसको कोई भी अनट्रेंड जो प्रोफेशनल्स नहीं है, कोई नॉर्मल पर्सन है लैब में, वो भी देख के पता लगा ले कि कौन सी कॉलोनी ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। इजी टू कैरी आउट, चीपर है, और बहुत अर्ली हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। उस टेक्निक को नाम दिया गया बेटा क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक। क्रोमा का मतलब होता है कलर, जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। कलर के बेस पे हम पता लगा रहे हैं बेटा कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, उसमें आरडीएनए की एंट्री हुई है या नहीं हुई, उसके रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं या नहीं बने, वो हम कलर के बेस पे पता लगाएंगे। तो इस टेक्निक को समझने से पहले 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा, गिव अ ब्रीफ कमेंट ओवर क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक, व्हाई इट इज बेनिफिशियल ओवर एंटीबायोटिक प्लेटिंग टेक्निक, या नेम द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक। तो इसका प्रिंसिपल लिखते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा? इट इज based over the principle of insertional inactivation। insertional inactivation, ध्यान से समझें क्या कह रही है ये लाइन। ये लाइन कह रही है बेटा कि when we insert any foreign DNA, when we insert any desirable gene into a vector, उसकी कोई ना कोई जीन की इनएक्टिवेशन होगी। मतलब यदि किसी प्लाज्मिड के अंदर, किसी वेक्टर के अंदर हमने यदि कोई अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, तो उसका जीन कोई ना कोई क्या होगा बेटा? इनएक्टिवेट होगा। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इट स्टेट that when we insert
डिजायरेबल जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, it may lead to inactivation of few जीन, और यहाँ पे हम कौन से जीन की बात कर रहे हैं, जीन जेड। जीन जेड याद कर लें, जीन जेड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ओपेरोन मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय जैकब एंड मोनोड। याद कर लें, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ओपेरोन मॉडल पढ़ा था बेटा, हम थोड़ा सा शॉर्टली मैं रिकॉल करूँगी। वहाँ पे हमने पढ़ा था पीपो जेड वाई ए, पीपो जेड वाई ए। जेड वाई ए इज स्ट्रक्चरल जीन, पी इज प्रमोटर, आई इज रिप्रेसर और रेगुलेटर जीन। पी रेगुलेटर जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता था, अगेन पी प्रमोटर था, ओ ऑपरेटर था, जेड वाई ए क्या थे बेटा, स्ट्रक्चरल जीन। तो आप याद करें कि वहाँ पे जेड जीन जो है वो बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस पे जीन था, विच कोड फॉर दिस जेड जीन अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म mRNA एंड ऑन ट्रांसलेशन इट कोड फॉर अ एंजाइम जिसको हमने बोला था बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा बेटा कि ओपेरोन मॉडल में आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया इकोलाई को आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करना है, और हमने वहाँ पे एक लैक्टोज डाला था, एक डाइसैकेराइड डाला था, एक इंड्यूसर डाला था। उस लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको नाम दिया था हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस पे एंजाइम था। और इसको कौन सा जीन कोड करता था बेटा, जेड जीन, जो हमारे लैक्टोज को, डाइसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करता था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। एंड दिस ग्लूकोज इज फर्दर यूटिलाइज्ड बाय इकोलाई फॉर फर्दर ग्रोथ, अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए क्या करता था, यूज करता था। तो हमने क्या कहा बेटा कि यहाँ पे हमने बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर लिखवाए थे, और मैंने आपको एक क्लोनिंग वेक्टर लिखवाया था कल PUC8 PUC19 उसके रिस्पेक्ट में। हालांकि PUC8 और 19 की एक्सप्लेनेशन NCERT नहीं दे रही, लेकिन वो कॉन्सेप्ट दे रही है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का। तो एक बार आप समझेंगे कि ये एक प्लाज्मिड है, ये एक प्लाज्मिड है PUC19 या PUC8। उस PUC19 और 8 में एक सिलेक्टेबल मार्कर है बेटा, एंड दिस सिलेक्टेबल मार्कर इज जीन जेड। ये क्या है बेटा, यहाँ पे लिख लें, ये क्या है, ये है PUC19। P stand for plasmid. This is artificial plasmid developed in University of California। हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन आपकी NCERT नहीं दे रही है, लेकिन क्योंकि NCERT ने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट दिया है क्रोमेटोजेनिक, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं बताऊंगी। 19 इज अ टैक्सी नंबर, दिस इज द टैक्सी नंबर, क्योंकि उस लैब में बहुत सारे आर्टिफिशियल वेक्टर बनाए गए थे, PUC8 PUC19 PUC11 PUC12 बहुत सारे बनाए गए थे, फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया था PUC19। तो इसके पास एक सिलेक्टेबल मार्कर है, दिस इज सेड टू बी सिलेक्टेबल मार्कर। आपको पता चल गया होगा सिलेक्टेबल मार्कर वो रीजन होते हैं किसके अंदर बेटा, वेक्टर के अंदर, जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई, रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं या नहीं बने। तो हेयर द सिलेक्टेबल मार्कर, यहाँ पे कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर है बेटा, दिस इज जीन जेड। जीन जेड जो कौन से एंजाइम को कोड कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। तो यदि मैं इसके अंदर कट लगा दूं, यदि मैं इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगा दूं, तो क्या ये जीन फंक्शनल होगा या नॉन फंक्शनल हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा? डेफिनेटली। क्या कह रहा है कि जब मैं इस जीन में किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट लगा दूं और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इस जीन जेड की क्या हो जाएगी बेटा, इनएक्टिवेशन हो जाएगी। मतलब व्हेन वी इंसर्ट डिजायरेबल जीन इनटू दिस सिलेक्टेबल मार्कर रीजन, दिस जीन गेट इनएक्टिवेटेड। यही तो कह रहा है ये क्या कह रहा है कि जब हम इस जोन में कट लगाएंगे, हम इसमें क्या लगा देंगे बेटा, कट लगा देंगे। लगा देते हैं कट, ध्यान से देखें कि इस जोन में मैंने कट लगा दिया, कट लगा दिया, और हमारे मतलब का ये डिजायरेबल डीएनए डाल दिया। हमने अपने मतलब का इसके अंदर क्या डाल दिया, सॉरी,
डिज़ायरेबल डीएनए डाल दिया, ये डाल दिया मैंने अपना डिज़ायरेबल डीएनए। तो क्या इसका जीन जेड एक्टिव रहेगा या इनएक्टिवेट हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख लें, ये है हमारा डिज़ायरेबल जीन। तो आप देखें क्या कहता है आपकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि जब आप कोई डिज़ायरेबल जीन की एंट्री कराते हो, से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, कोई भी जीन ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं, कि व्हेन वी इंसर्ट desirable gene in the selectable marker region। यहाँ पे selectable marker क्या है बेटा? यहाँ पे selectable marker है जीन जेड। जीन जेड जो कौन से एंजाइम को कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के। इन द selectable marker region this would lead to inactivation of बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, क्लियर बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की क्या हो गई? इनएक्टिवेशन हो गई। तो अब कैसे पता लगाएंगे? कलर के बेस पे देखते हैं। देखते हैं बेटा कैसे पता लगाएंगे कि हमारे रिकॉम्बिनेंट्स कैसा कलर बनाने वाले हैं। तो हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। हमने PUC 19 वेक्टर लिया जिसके अंदर कौन सा सिलेक्टेबल मार्कर है? जीन जेड, जो किसको कोड करता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। और इसकी टेंडेंसी है लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करने की? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो ध्यान से देखें, हमने ली बेटा एक पेट्री डिश, हमने ली एक पेट्री डिश, राउंड होती है, यहाँ पे हम ऐसा बना रही हूँ मैं। वैसे पेट्री डिश आपने देखा है कि बिल्कुल राउंड क्रॉस सेक्शन का होता है, बिल्कुल राउंड प्लेट होती है, ग्लास की बिल्कुल गोल प्लेट होती है। इसके अंदर हमने एक सबस्ट्रेट लिया बेटा लैक्टोज, लैक्टोज ले लिया, जो कैसा था बेटा? जो कैसा था? लैक्टोज ले लिया, एक क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट ले लिया हमने, और हमने ये बैक्टीरिया इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। इसको नंबरिंग दे देती हूँ मैं नंबर 1, इसको नंबरिंग दे देती हूँ नंबर 2। दोनों को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ध्यान से देखें, 1 बाय 1 कर देते हैं, नहीं तो सबसे पहले मैंने किसको ट्रांसफ़र कर दिया बेटा? नंबर 1 को। तो आप देखें कि इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर रीजन में, जीन जेड रीजन में मैंने अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो इसका जीन जेड क्या हो चुका बेटा? इसका जीन जेड क्या हो चुका? इनएक्टिवेट हो चुका। इसका जीन जेड क्या हो चुका? जीन जेड क्या हो चुका? इनएक्टिवेट हो चुका। इनएक्टिवेट हो चुका। जब जीन जेड इनएक्टिवेट हो चुका तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो नहीं बन रहे, तो ये लैक्टोज को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। और कैसी कॉलोनीज प्रोड्यूस करेगा बेटा? वाइट कलर्ड। नॉट एबल टू कन्वर्ट क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या है बेटा? लैक्टोज, इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैल एंजाइम। क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इनएक्टिवेट हो गया है। क्यों हो गया इनएक्टिवेट? क्योंकि उस रीजन में हमारा डिजायरेबल जीन जा चुका। तो ये कैसी कॉलोनी बनाएगा? हैंस इट प्रोड्यूस वाइट कलर्ड कॉलोनी, वाइट कलर्ड कॉलोनी, कलरलेस कॉलोनी और वाइट कॉलोनी बनाएगा। लेकिन यदि मैंने इस पेट्री डिश में फिर से ले लिया बेटा लैक्टोज, ले लिया क्रोमेटोजेनिक कलर प्रोड्यूसिंग लैक्टोज सबस्ट्रेट ले लिया, और इसमें मैंने इस बैक्टीरिया को डाल दिया बेटा। अब इसके अंदर तो आप देखें कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट एंट्री नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। लेकिन हमें देख के नहीं पता चलेगा, हमें तो कलर के बेस पे पता चलेगा। तो यदि इसके अंदर डिजायरेबल जीन की एंट्री नहीं हुई है तो सिलेक्टेबल मार्कर रिमेन एज सच, देयर इज नो इनएक्टिवेशन ऑफ जीन जेड, और जीन जेड इनएक्टिवेट नहीं हुए तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी इंटैक्ट है। तो ये क्या करेंगे बेटा? लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, साइडेज एंजाइम persist
जो इस लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, और कैसी कॉलोनी बना देगा, हैंस एबल टू प्रोड्यूस ब्लू कलर्ड कॉलोनी, ब्लू कलर्ड कॉलोनी। तो जिन भी बैक्टीरिया के अंदर जीन जेड एक्टिव है, जीन जेड एक्टिव है तो वो कैसी कॉलोनी बना रहे हैं बेटा, ब्लू। जीन जेड एक्टिव है इसका मतलब उसके सिलेक्टेबल मार्कर में कोई कट नहीं लगा। जब कोई कट ही नहीं लगा, कोई क्लीव ही नहीं हुआ, तो कोई डिजायरेबल डीएनए की एंट्री नहीं हुई। तो हमारा इंटरेस्टेड बैक्टीरिया कौन सा है जिसको हम जीन क्लोनिंग के लिए भेजेंगे, व्हाइट कलर्ड कॉलोनी को। और जो हमारी ब्लू कलर्ड कॉलोनी है, अगेन उसको प्रीवियस प्रोसेस रिपीट कराएंगे, मतलब उसको हम फिर से उसके प्लाज्मिड के अंदर उसके वेक्टर में कट लगाएंगे और डिजायरेबल डीएनए की क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो व्हाइट कलर्ड कॉलोनी को फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू बायोरिएक्टर फॉर जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग कराने के लिए हमने इसको कहाँ भेज दिया, बायोरिएक्टर में। तो इसके मेरिट एंड डीमेरिट लिख लें। मेरिट ही है, डीमेरिट तो ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। मेरिट क्या नज़र आ रहा है, लिखें आप, इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन recombinants and non-recombinants on the basis of color of the colony, color of the colonies। क्लियर, आपको पता चल गया। वाइट कॉलोनीज को हम भेजेंगे बायोरिएक्टर में और ब्लू कलर को अगेन प्रीवियस स्टेप रिपीट कराएंगे। एंड सेकेंड, चीपर होगा बिकॉज लैक्टोज इज चीपर इन कॉस्ट एज कंपेयर टू antibiotic plating, antibiotics which are used in antibiotic platings। बार बार प्लेटिंग की भी जरूरत नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे किसी भी रिकॉम्बिनेंट की किलिंग नहीं होती, तो इट इज़ ए नॉन इन्वेसिव इन नेचर, इन्वेसिव इन नेचर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड का भी बनता है, नेट का भी बनता है। नेट में तो सीधा ही पूछा जाता है विच कॉलोनी आगे कौन सी ट्रांसफर करेंगे, वाइट कॉलोनी, जिनके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या हो चुके हैं, इनएक्टिवेट हो चुके हैं जब हमने इंसर्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा कि विच टेक्निक इज सुपीरियर। डेफिनेटली आप किसके साथ जाएंगे, क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट टेक्निक के थ्रू। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। किन रिकॉम्बिनेंट्स को आगे भेजा जाता है, व्हाइट कलर्ड कॉलोनी। क्यों आई व्हाइट कलर्ड कॉलोनी, क्योंकि ये क्रोमेटोजेनिक सबस्ट्रेट को फर्दर तोड़ नहीं पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेस इनएक्टिवेट हो गए थे। क्यों इनएक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि उस रीजन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या हो चुकी थी, एंट्री। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई या नहीं हुई।